रशिया की कैपिटल मॉस्को से मैं हूं आपका मेज़बान आदिल शाहजेब। और आप सबको पता है कि इमरान खान पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पे मॉस्को आ रहे हैं और इस दौरे को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। बड़ी तेज़ डेवलपमेंट्स हो रही हैं मॉस्को में। इस दौरे का हम इंतज़ार कर रहे थे, जिस डेलीगेशन का वो पहुँच चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वफ़द के हमरा मॉस्को में लैंड कर चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मॉस्को से एक दफ़ा फिर मैं हाज़िर खिदमत हूँ। बड़ा अहम दिन रहा, इवेंटफुल डे उसे कहा जा सकता है। तकरीबन 3 घंटे की अप्रॉक्सीमेटली प्राइम मिनिस्टर खान और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई और ये मुलाकात जो थी तकरीबन 1 घंटे की पहले तय थी। उसके बाद म्यूचुअली जो डिज़ायर थी उसकी वजह से उसे एक्सटेंड किया गया। अभी तक जो प्रेसिडेंट पुतिन के ऑफिस से जो ऑफिशियल लाइंस हमें मिली हैं उसके मुताबिक जो बायलैटरल रिलेशंस थे वो डिस्कस हुए और ख़ित्ते की जो सूरत हाल है खुसूसन साउथ एशिया की वो डिस्कस हुई और उससे हमें जो रिफ़्लेक्ट होता है कि वो बात जो है वो अफ़गानिस्तान की कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी एजेंडे पे भी था। और ज़ाहिर बात है यूक्रेन पर भी डेफिनेटली बात इसलिए हुई होगी कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से भी आज यही सवाल मैंने किया तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन का जो मामला है वो इतना बड़ा हो चुका है कि ज़ाहिर बात है इस पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो है वो बात हुई होगी। लेकिन यहाँ जो इमरान खान का पाकिस्तानी मीडिया से इंटरेक्शन था, अभी भी हम उन्हीं के होटल में मौजूद हैं सीज़न स्टार में। ये आप पीछे दे सकते हैं, क्रिमिनल है ये, रेड्स वो है, स्क्वायर है। और ये साइड पे अगर आप थोड़ा सा दिखा दें कि चमकती दमकती जो सड़कें हैं मॉस्को की, और ये बिल्कुल राइट पे जो है इनकी पार्लियामेंट है डूमा। तो बात हो रही थी इमरान खान के विज़िट की। इंटरनेशनली बड़ा इसे क्लोजली मॉनिटर किया गया और यूक्रेन की सिचुएशन की वजह से सुबह 6 बजे यहाँ मकामी मॉस्को के वक्त के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन ने जो एक स्पीच की कि वो एक इमरजेंसी मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जिसका बड़ा शदीद ब्लैकलैश आया, पूरी दुनिया में उसकी मजम्मत भी की जा रही है। और इस वजह से इमरान खान का जो विज़िट था वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में भी आ गया। लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ पे नोट की, चाहे वो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हों, रज़ाक दाऊद हों, हमाद अज़हर हों, असद उमर हों, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे यूक्रेन वाले मामले पर बात करने में। और यही ज़रूरत जो है वो पाकिस्तान की है भी कि मेजर्ड रिस्पांस हमें देना होगा कि दुनिया को ये ना लगे कि हम अमेरिका से बहुत दूर होकर रशिया के ऐसे वक्त में करीब पहुंच गए हैं जब रशिया जो है पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ हो चुकी है। बात हुई अफ़गानिस्तान पर भी और एनर्जी सेक्टर पे भी, ज़ाहिर बात है गैस पाइपलाइन वगैरह जो एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट था। लेकिन हमाद अज़हर के मुताबिक उन्होंने जो मुझे बताया कि जी हमें अब ये जहन में रखना होगा, ये हमारे जहन में है कि जो सैंक्शंस रशिया के ख़िलाफ़ लगती हैं वो हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करें। रज़ाक दाऊद ने भी यही बात की और वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं फवाद चौधरी, उन्होंने भी यही बात की। और आज के प्रोग्राम में ये तीनों जो हैं वो हमारे साथ खुसूसी जो है वो गुफ्तगू करेंगे। एक और अहम डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है नाज़रीन, और शायद वो कुछ देर में कंफर्म भी हो जाए कि इमरान खान की मीटिंग के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की अभी टेलीफोनिक गुफ्तगू भी होने वाली है। अब अभी तक हमारे पास उसकी कोई तस्दीक शुदा ख़बर नहीं है कि ये गुफ्तगू हो चुकी है या नहीं। और इसका मतलब ये है कि इंडियन मीडिया जो था वो वैसे ही इस विज़िट को क्लोजली मॉनिटर नहीं कर रहा था। और ये भी हो सकता है कि इंडिया के कंसर्न हो, क्योंकि उनके तारीख़ी ताल्लुकात रशिया से रहे हैं। जो इंडिया 60% जो डिफेंस उनकी इक्विपमेंट्स और चीज़ें हैं वो रशिया से इंपोर्ट करता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शायद कोई ब्रेक थ्रू भी हो जाए, क्योंकि ये बड़ा कम होता है डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग कि जिस दिन एक सरबराह से आप बात करते हैं उसी दिन टेलीफोन पे उनके मुखालिफ जो कंट्री हैं उनसे भी आप बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कंसर्न से ज़्यादा कुछ हो। लेट्स होप फॉर द पीस। जो भी हो, पाकिस्तान और इंडिया में भी पीस होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। तो वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद हमें वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद और हमाद अज़हर वफाकी वज़ीर ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। ये बिल्कुल पीछे रेड स्क्वायर है और उस्ताद लेनन की ग्रेव भी यहीं पर है और कॉमरेड हमारे फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, दौरा जिस माहौल में हो रहा है
आपको ज़्यादा पता है यूक्रेन का जो हिसाब किताब है और इसकी टाइमिंग पे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, खुसूसन जो कल रात जो कुछ हो चुका है, ओवर शेडो हो गया दौरा। ओवर शेडो नहीं, इसको तो आप कहेंगे बहुत ज़्यादा जो है वो लाइमलाइट में आ गया है। उसकी वजह है कि मैं रात को 3 बजे से जो है वो मुझे जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने सोने नहीं दिया। रात सारी जो है वो इंटरनेशनल मीडिया जो था वो बहुत ही कीन है प्राइम मिनिस्टर साहब के इस दौरे को लेके, और ज़ाहिर है कि हमारे पास कोई हतमी उस तरह के कमेंट नहीं थे बात करने को, तो इसलिए इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन इशू ये है कि ये देखिए ये दौरे आपको पता है कि 1-2 दिन में डिसाइड नहीं होते, ये तो डिसाइड होते हैं आखिर वक्त में आके। अगर आप ऐसे अब्रप्टली इनकार करें तो बड़ा हो जाता है, डजंट गो विद अदर कंट्री। सो हमने फैसला किया कि दौरा जो है वो कंटिन्यू करेंगे। फिर रात को इवेंट हुआ, फिर सुबह हमारी मीटिंग हुई, उसमें भी जो था वो ये था कि देखिए हमारा नुक्ता नज़र वाज़ेह है। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि डेवलपिंग वर्ल्ड का क्राइसिस है। इसके नतीजे में हमारा प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं, वीट की कीमतें ऊपर चली गई हैं। अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भूख और गुर्बत और अफलास है, उनको और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सो हमारे बड़े चैलेंजेस हैं जिनको हम जो है वो मीट कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा एनर्जी का जो क्राइसिस है उसमें हमारा जो इशू है कि हमारे उसको हम कैसे मीट विद हमने करना है। हम LNG लेना चाहते हैं पाइपलाइन। अच्छा चोई साहब ये बताइएगा कि ऑब्वियसली यूक्रेन पर बात होगी प्रेसिडेंट पुतिन की और प्राइम मिनिस्टर की, और पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन क्या है यूक्रेन वाले मामले में? हमारा असल मसला जो है वो यही है कि यूक्रेन के ऊपर इसका रशिया का एक अपना नुक्ता नज़र है, और वो समझते हैं कि हम नेटो को बिल्कुल अपने दरवाजे के ऊपर एंट्री नहीं दे सकते हैं। तो उसमें उनके एक सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। यूरोप का, अमेरिका का उसके ऊपर अपना एक बड़ा तगड़ा नुक्ता नज़र है। हमारे दोनों से बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और हम मेंटेन भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम इस वक्त ये दौरा ख़त्म कर देते और पीछे चले जाते और सिर्फ हम अपने जो वेस्ट के ताल्लुकात हैं उनको नुक्ता नज़र उसको सामने रखें, वो फिर बड़ा एक मेरा ख्याल है चैलेंजिंग हो जाता। ठीक, अच्छा आपने वेस्ट की बात की, स्टेट डिपार्टमेंट का आपने देख लिया होगा, उनके डिप्टी डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन जो है नेड प्राइस, उन्होंने ये कहा है कि वी हैव कम्युनिकेटेड टू पाकिस्तान आवर पोजीशन रिगार्डिंग रशिया's फर्दर रिन्यूड इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड वी हैव ब्रीफ्ड देम ऑन आवर एफर्ट्स टू परस्यू डिप्लोमेसी ओवर वॉर। अमेरिका ने कम्युनिकेट तो कर दिया है, क्या करेगा पाकिस्तान? नहीं, हम ना अमेरिका के साथ भी इन टच हैं, हम उनके साथ बातचीत, यूरोप के साथ अगला दौरा भी PM का आने वाला है, यूरोप का जो बड़ा अहम दौरा होगा, और हम इन टच हैं। और हम इस वक्त हालात जो है उसकी जो पेचीदगियाँ हैं उनको देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चोई साहब, यूक्रेन को बिल्कुल इन्वेजन करार दे रही है पूरी दुनिया, और ह्यूमन राइट्स के मामलात और पूरा सारा, तो मतलब हम इस पे कोई स्टेटेड पोजीशन नहीं लेंगे? नहीं, अब हमारी पोजीशन जो है वो अभी आ जाएगी जब PM का दौरा होगा जी, बातचीत होगी, उसके बाद हो जाएगी बात। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं, अदम एतमाद, उस सारी चीज़ों में मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, PM जो है वो कंसर्न है इस बारे में, अदम एतमाद और ये पूरा सारा? देखिए जी, बात यह है, प्राइम मिनिस्टर तो इसलिए इसके ऊपर कंसर्न नहीं है कि हमें अच्छी तरह पता है कि इस अपोजिशन के क्या पाँव क्या है। इनकी जो हालात हैं वो यही हैं कि इन्होंने सिर्फ एक जोड़ तोड़, ना कोई इनकी समझिए कि कोई सियासत है, ना इनकी कोई पॉलिसी है, ना इनके पास कोई कैंडिडेट है, अल्टरनेटिव तो है कोई नहीं है। ये सिर्फ ये कहना कि जी इमरान खान को हटा दो क्योंकि इमरान खान रहा तो हमने जेलों में जाना है, इसके अलावा तो कोई और सियासत नहीं है। लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि ये पायदार इनके सियासत नहीं है और ना ही ये लाने जोगे हैं। ये बातें कर रहे हैं, आपके ख्याल में आएगी ही नहीं टेबल? मेरा ख्याल है कि ये टेबल नहीं कर पाएंगे। और अभी इन्होंने हमारे 2-3 MNA से बातचीत की, उनको पैसे वैसे देने की ऑफ़र की, तो इससे आप इनकी डेस्परेशन का अंदाज़ा लगा लें। लेकिन ये जो है वो ला नहीं पाएंगे, और क्योंकि अगर ये नाकाम होती है, लाएंगे, नाकाम होगी तो फिर इनको पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आपको वैसे ज़्यादा ख़तरा जो है अपने लोगों से है, जहांगीर खान तरीन और उनका ग्रुप? और जहांगीर तरीन साहब कोई ग्रुप नहीं है, जहांगीर तरीन साहब और तमाम जो लोग हैं वो PTI के साथ हैं और कोई PTI के अंदर ग्रुपिंग नहीं है। अच्छा चोई साहब, आखिरी सवाल, बैक टू प्राइम मिनिस्टर्स रशिया विजिट। एक तो अफगानिस्तान पर बात होगी, एनर्जी पर बात होगी,
हमारा टेक अवे क्या हम समझें कि ये दौरा कामयाब होगा? टेक अवे आप व्हाट इज़ दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड? अभी तो हालात जियो स्ट्रेटजिक ज़्यादा हो गए हैं ना, जियो पोलिटिकल और जियो इकनॉमिक जो था। अब इकनॉमिक जो बातचीत तो हो रही है, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपको पता है अभी जी बिल्कुल, तशरीफ ला रहे हैं, तो उनसे हम गैस के ऊपर LNG के ऊपर बातचीत तो करेंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना सैंक्शंस किधर जाएंगी, तो उनके मुताबिक फिर आगे। ये एक बड़ा सवाल है जोई साहब कि अगर हम MOU साइन कर लेते हैं और सैंक्शंस लग जाती हैं रशिया पे, तो वील बी स्टक। देखिए अभी देखते हैं ना, अभी आगे देखें। एक चीज़ और भी जहन में रखिएगा, रशिया ईरान या सीरिया नहीं है। यूरोप सारे का सारा जो है वो गैस रशिया की गैस पे चल रहा है, तो क्या उस तरह की सैंक्शंस लगा के यूरोप जो है वो कर सकेगा? बड़ा मुश्किल। फवाद चोई साहब, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इस वक्त मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम ऐसे वक्त में बात कर रहे हैं जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मिस्टर इमरान ख़ान और प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं उनकी मीटिंग तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो हम रज़ाक दाऊद साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि रज़ाक दाऊद साहब, व्हाट इज़ दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव जब हम ट्रेड की बात करते हैं? तो देखिए पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, इंपोर्ट्स हमारी बढ़ती जा रही हैं, एक्सपोर्ट उस तरह से बढ़ती नहीं है। ये जो दौरा है रशिया का, इसमें किस तरह से हेल्प हमारी होगी, स्पेशली एट द टाइम कि यूक्रेन की वजह से शायद इन पर सैंक्शंस और भी सख्त लग जाए? अरे देखो, पहली बात तो ये है, हम लोग यहाँ मॉस्को क्यों आए? जी, मॉस्को इसलिए आए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर का मेन विज़न ये है जी, कि हमें रीजन में हमें कनेक्टिविटी चाहिए, ट्रेड चाहिए और इन्वेस्टमेंट चाहिए, और रीजनल कनेक्टिविटी से आगे जाना है। तो जब हम लोग आगे सोचते हैं तो ऑन द वेस्टर्न साइड जी, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है रूस। तो हम लोग यहाँ रूस आए हैं, और जब हम लोग देखते हैं हमारा जो ट्रेड तजारत रूस के साथ बहुत कम है, बहुत कम है। या और अभी हम लोगों ने रशिया से गंदम खरीदी, तो गंदम के साथ हमारे जो एक्सपोर्ट है सब मिल मिलाकर $1 बिलियन से भी कम है। ठीक है। तो इसका मतलब ये किस तरह से इसको बेहतर करें। लेकिन सर आप नहीं समझते कि ये अब चूंकि ग्लोबल जो सिचुएशन बन गई है यूक्रेन की वजह से, उसमें ये अचीव करना पाकिस्तान के लिए अब बहुत मुश्किल हो गया? नो, जब दुनिया में हलचल होता है, अपॉर्चुनिटी भी होते हैं। तो कोविड आया, हलचल हो गया दुनिया में, हमारे लिए बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब तो यूक्रेन की जो के बाद जो सिचुएशन बनी है, ये पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है? हमें हर कंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी होता है, नए फोर्सेस एक्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको समझाऊँ जी, हमारा यहाँ आने का मकसद ये था और ये है कि हमारे जो ट्रेड के जो फैसिलिटीज़ है वो सही मानों में रूस के साथ डेवलप नहीं है। हमारी बैंकिंग सिस्टम, ट्रकिंग सिस्टम, कस्टम्स इंटीग्रेशन ये नहीं है। तो हम लोग यहाँ आए हुए एंड हमारे तरफ से मैंने PM साहब को कहा कि ये हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक। तो इनके साथ इनके जो कॉमर्स मिनिस्टर जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं है मॉस्को में, वो एक और कहीं और मुल्क में गया है। तो इंशाल्लाह उनकी ट्रेड कॉमर्स मिनिस्टर के साथ मेरी अरेंजमेंट हो सकती है जी। तो फिर इनके साथ बैठकर टैरिफ के मसले हैं, बैंकिंग मसले हैं, ट्रकिंग मसले हैं और कस्टम की इंटीग्रेशन नहीं है। जब तक ये सब चीज़ें ना हो तो मज़ीद हमारा जो ट्रेड है वो नहीं बढ़ेगा। एक और चीज़ है जी, ये पहले दफ़ा है कि आज शाम को
बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग हो रही है। जी बिल्कुल, वो भी हो रही मिनिस्टर साहब भी है जाने से उनको पहले। एड्रेस करेंगे, और इस तरह से पहले तो हुआ नहीं है जी कि ठीक है रूस के बिजनेस रज़ाक दाऊद साहब, इसमें एक ये है कि एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि ठीक है हम ट्रेड भी इनसे बढ़ाना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन अब दुनिया तो इनके बारे में कुछ और सोच रही है, और हमें थोड़ा सा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि शायद टाइमिंग ठीक नहीं है, थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए था, और अगर इस पर मज़ीद सख्त सैंक्शंस रशिया पर लग जाती हैं तो जो भी हम मुआहदे करें तो वो तो इंटरनेशनल ये ऑब्लिगेशंस। देखेंगे कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमें सब सिचुएशन बदलते हैं तो हमें ख्याल तो रखना पड़ता है। जी तो इंशाल्लाह मैं इसको इस तरह से नहीं देखता कि क्या होगा हमारे लिए। मैं हमेशा इस तरह से देखता हूँ कि इसमें हमारे पाकिस्तान के लिए ट्रेड बढ़ाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं कि नहीं, वो देखेंगे। मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। ठीक कोई ये नहीं सोच सकता था कि कोविड की वजह से जी। हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और इंशाल्लाह लेट्स सी। अच्छा सर, ये जो हमारे एक पॉइंट ऑफ व्यू एक और भी है, और ये मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आप ही रेलेवेंट बंदे हैं, इसका जवाब भी आप दे सकते हैं कि ये कहा जाता है कि जी हम अगर रशिया के ज़्यादा करीब हो गए और हम यूएस से जितने दूर हो गए। नहीं, ये सारे पॉलिटिकल मामले हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले हैं। ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है जी। ये आपको फॉरेन मिनिस्टर से बात जी करनी बिल्कुल सर, चाहिए। वो सवाल मैं फैटफ का करना चाह रहा था कि वो फैटफ भी मेरी जिम्मेवारी नहीं है। नहीं, उसमें सर ट्रेड वगैरह की जो चीज़ें हैं नहीं, वो तो इंशाल्लाह अब तक जितने भी हम लोगों ने हमारे स्ट्रेटजीज बनाए हैं ठीक वो केयरफुली बनाते हैं, सोच समझ के बनाते हैं, और इंशाल्लाह इसमें भी सोच समझ के बनाएंगे। अच्छा सर, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान का, क्या किया वो क्यों कम होने का नाम नहीं लेता? नहीं देखो, कम होने का नाम इसलिए नहीं है कि चंद ऐसे हमारे इंपोर्ट्स हैं जो इस वक्त जब दुनिया में इन्फ्लेशन है जी, और अभी आप देखें कि पेट्रोलियम $100 जी एक ही दम यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। सो नाउ हमारा इंपोर्ट्स क्या है? जी सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जी, उसके बाद फूड, पाम ऑयल, वो भी फूड है, वैक्सीन हमें इंपोर्ट करना पड़ा। तो जो अच्छे जो मैं समझता हूँ अच्छे इंपोर्ट्स हैं जी, वो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन वो अच्छे हैं। कौन से अच्छे हैं? मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है, पैदावार बढ़ रहा है। और रॉ मटेरियल्स, पाकिस्तान में जब रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है वो तो अच्छी बात है, इसका मतलब हमारी इंडस्ट्री चलेगी। लेकिन सर आप नहीं समझते कि यूक्रेन क्राइसिस ने जिस तरह ऑयल प्राइसेस, पेट्रोलियम मसनूआत सारी ऊपर चली गई हैं, तो उससे पाकिस्तान को नुकसान, ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ेगा और भी? लेट मी सी, वी डोंट नो। ऑब्वियसली हमारे ऊपर प्रेशर आएगा, बट ठीक है, इस एक और चैलेंज है, एक और किस्म का चैलेंज है, उसको निपटाएंगे। ठीक सर, आखिरी सवाल आपसे कि अमेरिका के साथ हमारे जो तिजारती ताल्लुकात और रवाबित और वो सारा, वो क्या अभी आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ेंगे या उनके साथ भी हम? नहीं, हमारा एक्सपोर्ट्स अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छी तरह से बढ़ रहा है, हर महीने इजाफा हो रहा है, और इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ठीक सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रज़ाक दाऊद साहब। जी नाज़रीन, इस वक्त इस ट्रिप में सबसे ज़्यादा जिनकी अहमियत है वो इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। एनर्जी सेक्टर पर काफ़ी फोकस है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरे का। हमाद अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या होने जा रहा है, क्या हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ पहला सवाल तो ये कि अगर सैंक्शंस लग जाती हैं, जिस किस्म की जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल एक एनवायरनमेंट बन चुका है, तो ऐसे में क्या वी विल स्टिल गो हेड विद जो भी MOU हम साइन करें, या नहीं, जो भी एग्रीमेंट हम साइन करेंगे उसके अंदर तमाम ऐसी इवेंचुअलिटीज़ जो हैं वो कवर्ड होती हैं लीगल क्लॉजेस के अंदर, और जो कानून के मुताबिक रास्ता होएगा वही लेंगे हम।
अच्छा, तो टेक अवे हमारा यहाँ से क्या होगा? क्या हम समझें कि जी कामयाब हो गया है दौरा, कि वो हमें स्पेशली एनर्जी सेक्टर की बात अगर देखें, जो हमारी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो तो पाक स्ट्रीम पाइपलाइन है, जो पाकिस्तान स्टील मिल के बाद रशिया और पाकिस्तान के ताउन के हिसाब से सबसे बड़ा और महंगा प्रोजेक्ट होएगा। तो ये इसलिए 2015 से डिले हो रहा है, और आज हम जितना करीब हैं इस मुआहदे के इतना पहले कभी नहीं थे तारीख में। पिछले 8-10 माह में ख़ास तौर पे इस पर बहुत काम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो इनके नायब वज़ीर आज़म हैं उनसे मेरी मुलाकात होएगी चंद घंटे में, वही इनके मिनिस्टर फॉर एनर्जी भी हैं, और उनके साथ जो हमारे आउटस्टैंडिंग इशूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उनकी सब्जेक्ट टू दैट वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। अच्छा, आर रशियन फर्म्स इंटरेस्टेड इन सप्लाइंग LNG टू पाकिस्तान? बिल्कुल, देखें, जो रशिया है वो दुनिया का, और रशियन फर्म्स जो हैं वो दुनिया की तवानाई की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर्स हैं, और आज भी यूरोप में एज वी स्पीक 50% एनर्जी गैस रशिया की चल रही है। तो पाकिस्तान में अलबत्ता हमारा ताउन इनके साथ बड़ा लिमिटेड रहा है, और हमारी अपनी गैस फील्ड्स 9% सालाना के हिसाब से डिप्लीट कर रही हैं। तो हमें एक वाइड वैरायटी चाहिए, एक डाइवर्सिटी चाहिए अपनी एनर्जी पोर्टफोलियो में सप्लाई की, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को स्टेबलाइज करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वो हमें उसके अंदर रशिया का किरदार बड़ा कलीदी है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनकी फर्म्स के साथ और जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं उनके साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं। LNG टर्मिनल में भी इन्वेस्ट करने के लिए उनकी कोई विलिंगनेस है पाकिस्तान में? अभी इनके साथ ये भी डिस्कशन होएगी, बट दिस इज़ अगेन अभी फ़िलहाल एक प्रपोजल स्टेज पे है, बट कुछ उसके ऊपर इंडिकेशंस हमें आई हैं, और वी विल बी टेकिंग इट अप विद देम। अच्छा अहमद साहब, कोई पाकिस्तान स्टील मिल को दोबारा रिवाइव करने में भी कुछ उस पर भी बातचीत होगी? देखिए, पाकिस्तान स्टील मिल फ़िलहाल तो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस के प्रोसीजर से गुजर रही है, और उसी ट्रैक पे वो चल रही है, इसलिए इस हमारे दौरे में वो उसका जिक्र नहीं है। अच्छा, पिछले 4 सालों से इसी गैस लाइन जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसकी बात हो रही है, क्यों अभी तक एक बाकायदा मुआहदे तक हम नहीं पहुंचे? देखें, जो पहले MOU 2015 में साइन हुआ था उसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिया गया था उस स्ट्रक्चर को पहले चेंज करने की ज़रूरत थी। जो कंपनीज़ प्रपोज की गई थी उन कंपनीज़ को चेंज करने की ज़रूरत थी, वो अब हम सब कुछ कर चुके हैं, और रिवाइज्ड MOU और रिवाइज्ड हेड ऑफ टर्म साइन हो चुके हैं, और ये शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट और फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन अब रह गया है, ये इसकी हम स्टेज पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितना आज हम करीब हैं इतना पहले कभी नहीं थे। अच्छा अहमद साहब, ये बताइएगा कि एक बार बार एक एतराज़ ये भी उठाया जा रहा है कि इस दौरे से ऐसा इम्प्रेशन जा रहा है जिस तरह हम अमेरिका से बहुत दूर चले गए और रशिया के काफ़ी करीब हो गए, और ऑब्वियसली कल रात को जो कुछ हुआ यूक्रेन में, ऐसे में क्या पाकिस्तान को थोड़ा सा, मतलब एक दौरे की टाइमिंग पे भी सवालात उठाए जा रहे हैं, ज़रा केयरफुली हम नहीं कर सकते थे उसको कि ऐसा इम्प्रेशन ना जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारा प्री डिटर्मिन्ड ट्रिप था, काफ़ी माह पहले का ये ट्रिप प्लान था। नंबर 2 ये कि जो भी हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सुप्रीम रख के ही तमाम फैसले किए जाएंगे। ठीक, अहमद अजहर साहब, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉस्को, रशिया की मरकज़ी जामे मस्जिद में, इसे इस्लामिक सेंटर भी कहते हैं, और ये जहाँ हमने मिनिस्टर्स के इंटरव्यू किए, जहाँ डेलीगेशन ठहरा हुआ है, जहाँ हमारा होटल है, वहाँ से रेड स्क्वायर से क्रिमिनल से तकरीबन कोई 20-25 मिनट की ड्राइव पर है। यहाँ हम क्यों आए हैं? क्योंकि इस जगह की अच्छी खासी अहमियत है, तारीख़ के लिहाज से भी। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इट्स लाइक अ कम्युनिटी सेंटर। ये सिर्फ मस्जिद नहीं है। यहाँ पे अभी हमने लंच किया, सब्सिडाइज लंच जो है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं बाकायदा इस्लामी तालीम वगैरह भी हासिल करते हैं। अब इस जगह के बारे में हमें ज़्यादा जिस शख्सियत से पता चलेगा वो हैं डॉक्टर शाहिद हसन साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि डॉक्टर साहब 1969 में पहली दफ़ा इस मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ने आए थे। इसी तरह डॉक्टर साहब 69 में मैं स्टूडेंट था, उस वक्त मैं आया था, ईद थी तो ईद मनाने हम आए थे। ईद मनाने आए थे यहाँ पे, ईद मनाने, तो हमें बड़ा अच्छा लगा था। मुल्क से बाहर मॉस्को में ईद पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितनी डिफरेंट है यहाँ की मस्जिद और एनवायरनमेंट हमारे मुल्क से? थोड़ा सा चूँकि सेंसी बनादों में ज़्यादा है तो उस लिहाज से जो है ना, बाकी तो मुसलमान है तो ज़ाहिर है वो रवायतें और जो सकाफत है उसकी तो रिफ्लेक्शन है। ठीक है। जैसे देखना, आप देखना हलाल जी कैफे है, ये मार्केट है, इसमें सारी चीज़ें हलाल मिलती हैं। उस वक्त भी था लेकिन उसमें थोड़ा था। ठीक है। या तो बड़ी शानदार बिल्डिंग बन गई, उसमें छोटी चीज़, छोटी सी थी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में, पहले मैं व्यूअर से वो नाज़रीन से शेयर कर लूँ कि इधर अंदर आते हुए
हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग जो भी अंदर आए उसकी होती है। जिस तरह आप एयरपोर्ट जाके वॉक थ्रू जो गेट्स हैं, अपना सामान, जैकेट्स वगैरह सारी चीज़ें उतारते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इसकी क्या वजह है? ये हर मस्जिद में इस तरह होता है? तकरीबन हर जगह ही है। सिक्योरिटी कंसर्न है। आज तो चूंकि खास दिन है, उस लिहाज से इन्होंने सिक्योरिटी को ज़्यादा अलर्ट किया हुआ है। अच्छा, अदरवाइज जो है ना, नॉर्मल वो तो है सिक्योरिटी। ठीक है। और यहाँ के जो ग्रैंड मुफ्ती है उन्हें एक खुसूसी हैसियत हासिल है? जी हाँ, वो सरकारी ओहदा हासिल है उन्हें, सरकारी बरायत में सारी मिलती हैं और रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी हुकूमती सर्कल में भी गिना जाता है। अच्छा। अवाम में भी और हुकूमत में भी। ठीक है। और डॉक्टर साहब, साथ में ऐसे ऐसे होते रहेंगे, हम नाज़रीन को ये दिखाते भी रहें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ग्रैंड मुफ्ती जो हैं, ये जो अक्सर मुस्लिम सरबराह मुमलिकत आते हैं, उनसे इनकी क्यों मुलाकात कराई जाती है? मतलब ये देखें ना, पहले तो मास्को में 20% मुसलमान हैं, जी, ठीक है जी। और जनरली रूस में आपको पता 4-5 इनके जो इलाके हैं, सूबे हैं, वो मुसलमान हैं। ठीक है। तो इसकी खसूसी हैसियत बन जाती है मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिहाज से और स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्से के तौर पे। अच्छा, और यहाँ पर मैंने देखा कि उज़्बेक और चेचन मुसलमानों की भी अच्छी खासी तादाद मौजूद है। जी जी, चेचन या दागिस्तान के भी लोग हैं और भी हैं। इवन रशिया में भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ मुसलमान पाए जाते हैं। ठीक है। और इसको ये स्टेट फंडेड होती हैं ये मस्जिद? ऑलमोस्ट स्टेट, लेकिन अब लोग अभी मुसलमान काफ़ी फील्ड करते हैं। जैसे ये मस्जिद जो है ना, स्टेट ने बनाई, लेकिन उसके साथ लोगों की कंट्रीब्यूशन भी शामिल है। वो होती रहती है। अच्छा, इधर मुसलमानों की तादाद तो आपने बता दी, लेकिन क्या मुसलमान जो हैं वो बाकी मज़ाहिब की तरह जो मकामी जो स्पेशली लोग हैं उनसे पीछे हैं, या मतलब मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी में? मैं समझता इम्तियाजी सलूक नहीं है यहाँ पे। अच्छा। मुसलमान और क्रिश्चियन या दूसरे वो नहीं है, ठीक है। बल्कि शायद कई जगह मरायत आफ्ता भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टेट प्रोटेक्ट करती है। पर्टिकुलर पुटिन के आने के बाद उन्होंने मस्जिद को काफ़ी प्रोटेक्शन दी है, मस्जिदों को फंडिंग भी दी है, इस्लामी मदरसों को प्रोटेक्ट किया है। ठीक। हाँ, तो ये मस्जिद भी जो बनी है इसी दौर में। अच्छा, एक तो मतलब ऐसा है कि मदरसों को अक्सर शिदत पसंदी से भी जोड़ा जाता है, खुसूसन पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, अफ़गानिस्तान आपको पता है, 9/11, वो पूरे उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ क्या सिचुएशन है? क्या उस तरह से काफ़ी नज़र रखी जाती है कि शिदत देखें, अभी तो चूंकि आज़ाद है, जमहूरियत टाइप की चीज़ है, तो मज़हब यहाँ पे शुरू से ही जो है ना, वो है मज़हब को रियासत के अमूर से अलग। अच्छा। रियासत जो है मजहबी अमूर पे इंटरवेन नहीं करती। ठीक। तो इसलिए इन्होंने काफ़ी खुद मुख्तारी दी है मदरसों को। ये जो मस्जिदें हैं, मुफ्ती हैं, उनके लिहाज से उनको काफ़ी अच्छा, काफ़ी उन्होंने वो किया। और इनको यहाँ जो लोग पढ़ते भी हैं उनको तालीम भी दी जाती है, वो साइंटिफिक बुनियादों पर और मजहबी तालीम। तो ये बाकायदा फ़ीस देते हैं ये लोग, या यहाँ फ़ीस नहीं है? अच्छा, फीस नहीं। अच्छा, यहाँ पे फ़ीस नहीं है, मतलब गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और लोग खुद भी जो है सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जुमे का खुतबा जो है वो किस ज़बान में होता है? वो तुर्किश ज़बान में, तुर्किश, अच्छा, अरबी तुर्किश टाइप की चीज़ में है। अच्छा। और कुछ हिस्सा रूसी में पढ़ देते हैं। ठीक ठीक। जहाँ पे जैसी पॉपुलेशन उसके लिहाज से। और यहाँ पे भी ऐसे होता है कि बाकी नमाजों में इतना रश नहीं होता, जुमे वाले दिन का? जी हाँ, जुमे में यहाँ पे या ईद पे, मैं पिछली ईद में यहाँ मौजूद था, आप यकीन करें 1.5-2 लाख का मजमा था। अच्छा। ये पूरी सड़कें जो मस्जिद के 1.5-2 लाख बंदा आ जाता है इसमें? नहीं, ये जो सड़कें जो है इसके साथ पूरी सड़कें भरी हुई थी बाहर। अच्छा। मतलब नमाज जिस तरह अक्सर पाकिस्तान में भी फ्राइडे और ईद की नमाजों में बाहर रोडों पे, यहाँ पे भी मस्जिद का बहुत बड़ा, अपना ईद का बहुत बड़ा इत्तेफाक होता है। ठीक। और ये डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये जो जामे मस्जिद है मरकजी, इधर बाकायदा कमेटी होती है जो चलाती है उसको? जी हाँ, हर जगह मजलिस टाइप की चीज़ होती है जो उसको चलाती है। और फितवे वगैरह भी जारी किए जाते हैं? फतवे कम यहाँ पे जारी होते हैं, लेकिन बहरहाल कम जारी होते हैं। हमारे यहाँ जो है, अच्छा, चूँकि स्टेट इंटरफेयर नहीं करती, इसलिए रद्द-ए-अमल भी ऐसा नहीं होता समझने। ठीक। अच्छा, यहाँ से मतलब हमारा टेक अवे क्या होना चाहिए पाकिस्तानी जर्नलिस्टों का, डेलीगेशन का, ये सब कुछ देख के क्या लर्न क्या करना चाहिए? यहाँ पे देखिए, बुनियादी चीज़ तो ये है भी अपना मज़हब को मज़हब के हवाले से सेंसिटिव बुनियादों भी देखना चाहिए। उस लिहाज से तालीम भी बच्चों को उस तरह देनी चाहिए। नफरत का इजहार नहीं होना चाहिए, फ़िरका बरियत नहीं है। आपको यहाँ पर शिया सुन्नी देवबंदी भाभी का मसला नजर नहीं आएगा। ठीक। इसी मस्जिद में सारे नमाज पढ़ते हैं। अच्छा। तो इसलिए एक तो यह है भी मजहबी फ़िरका बंदी नहीं है। अच्छा। वो हमें पाकिस्तान में प्रीच करना चाहिए, हमें फ़िरका बंदी की तरफ नहीं चाहिए। आपको पता ही हमारे मुल्क में फ़िरका बंदी से हमें कितने नुकसान हुए हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
तो डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है नमाज का भी टाइम हो रहा है, लोग भी आहिस्ता आप नाज़रीन देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है आना शुरू हुए हैं, ख़वातीन भी हैं और बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। तो आपको सिर्फ ये दिखाना था कि रशिया में जो मसाजिद हैं, ये तो बहुत बड़ी मस्जिद है, बिल्कुल एक इस्लामिक सेंटर, इसे मरकज़ी जामे मस्जिद कहा जाता है, बिल्कुल एक मुकम्मल जिस तरह से एक स्कूल होता है जिसमें पूरा सिस्टम अंदर मौजूद है, खाने से लेके और पार्किंग तक और सिक्योरिटी जिस तरह से है। तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल मुझे मॉस्को से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएँ और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।